आपने मध्यकाल का एक बड़ा खूंखार शासक का नाम सुना होगा, चंगेज़ खान। जी हाँ, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान मिडेवल एज का सबसे क्रूर शासक था। और आपको ये बात पता होगा कि चंगेज़ खान कभी हिंदुस्तान नहीं आया, मतलब इंडिया कभी उसका आगमन नहीं हुआ। अगर वो इंडिया आ जाता तो शायद इंडिया का, भारत का इतिहास कुछ और रहता। लेकिन खैर, इतिहास में इस चीज़ का जगह नहीं होता कि ऐसा होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। ये काम कवियों का है, इतिहासकारों का नहीं। इतिहास में दरअसल जो घटना घट जाता उसी का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कवियों का काम है कि ये होता तो वो होता, ऐसा होता तो वैसा होता, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना कहते हैं। तो वही चीज़ है। लेकिन इतिहास में इस चीज़ का जगह नहीं। तो खैर हम लोग उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे कि अगर चंगेज़ खान यहाँ होता तो उसका इतिहास कैसा होता, क्या नहीं होता। उस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग ये चर्चा करेंगे चंगेज़ खान जैसा शासक जो लगभग पूरा सेंट्रल एशिया में उसका शासन था। पूरा चाइना, मंगोल एरिया, आपका सेंट्रल एशिया, पूर्वी यूरोप तक उसका सत्ता था। एक बहुत बड़ा इलाका था, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था मंगोल साम्राज्य। उस चंगेज़ खान का ध्यान हिंदुस्तान तरफ क्यों नहीं गया, या फिर कभी उसका ध्यान गया हिंदुस्तान तरफ? चलिए आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक समय ऐसा था जब चंगेज़ खान का आक्रमण होते होते बचा। मतलब चंगेज़ खान, आप कह सकते हैं कि चंगेज़ खान का जो सेना था वो भारत के बॉर्डर तक आ चुका था। बस हिंदुस्तान घुसने ही वाला था, तब तक रह गया। ऐसा नहीं हो पाया कि वो हिंदुस्तान, मतलब ऐसा हो ही नहीं पाया कि वो हिंदुस्तान में एंट्री करे। एक चीज़ तो ज़रूर है कि अगर वो इंडिया एंट्री करता, इंडिया का अगर इतिहास आप देखिएगा, फॉरेन इन्वेजन देखिएगा, जो विदेशी आक्रमण हुआ है, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो लोग आए यहीं पे बस के रह गए। मतलब उसे हिंदुस्तान इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो फिर इंडिया से बाहर नहीं गए। कुछ लोग आक्रमणकारी जो थे, जो आक्रमण करने आए थे, वो भी भारत को लूट के गए, लेकिन फिर भी बार बार वो भारत, जब तक जीवित रहे, बार बार वो भारत आए, भारत में आक्रमण किए। चाहे आप प्राचीन काल में आप देखिए, इंडो ग्रीक का बात करें, या शक का बात करें, पार्थियन का बात करें, कुषाण का बात करें, हूण का बात करें, तो सारे लोग इंडिया आए, इंडिया में ही बस के रह गए। आगे चलकर आप मिडिल एज में देखिएगा, जो गजनी लोग आया, फिर है ना मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आप देखिएगा लगातार यहाँ पे इंडिया में ये लोग बसना क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत स्थापित होगा, फिर आगे चलकर मुगल का स्थापना होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जो लोगों को पसंद आता है। लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन जाने का उनको मन नहीं करता है ही हमारा देश इतना खूबसूरत। तो खैर, चंगेज़ खान भारत में नहीं आया, है ना। ये हमारे लिए एक, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है ना। भारत अगर वो आता तो शायद इतिहास बदला हुआ रहता। तो क्यों नहीं आया और कब ये ऐसा नौबत आया था? तो ये कहानी है 1221 की, 1221। भारत में दिल्ली सल्तनत का सत्ता चल रहा था नॉर्थ इंडिया में। और उस समय जो दिल्ली के गद्दी पे जो बैठे थे, उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो माना जाता है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माने जाते हैं, और इल्तुतमिश को माना जाता है कि ये रियल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का। तो इल्तुतमिश जो था वो बड़ा तेज़ तर्रार दिमाग का था। वो कूटनीति करना बहुत अच्छे से जानता था। उसको पता था कि हमको कौन सा कदम उठाना, कौन सा कदम नहीं उठाना। आप इमेजिन करें, उस समय भारत में कोई ऐसा केंद्रीकृत सत्ता नहीं था, ऐसा कोई सेंट्रलाइज रूल करने वाले कोई शासक नहीं थे, या कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं थे यहाँ पे, जैसे मौर्य साम्राज्य हुआ या फिर आगे चलकर मुगल साम्राज्य हुआ। उस तरह का कोई सत्ता नहीं था हमारे यहाँ। दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अभी उभर ही रहा था, अभी कली था, कली से धीरे धीरे फूल क्या हो रहा था, खिल रहा था। और इल्तुतमिश को रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने क्या किया था, एक तरह से बहुत, अब तो नींव तो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इल्तुतमिश ने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा दिल्ली सल्तनत को एक तरह से सींचा था। और उसको पता था कि हमको कौन सा कदम उठाना, कौन सा कदम नहीं उठाना। एक समय की कहानी अब मैं आपको बताता हूँ कि चंगेज़ खान का आक्रमण से कैसे बचाया इल्तुतमिश ने। ईरान का एक शासक था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबर्नी। अब जलालुद्दीन मंगबर्नी के पीछे पड़ गया चंगेज़ खान। अब देखिए, चंगेज़ खान बड़ा क्रूर शासक, बहुत क्रूर शासक, मतलब इतना खतरनाक शासक, बोला जाता है कि जब वो किसी अभियान की तरफ निकलता था तो किसी को भी नहीं छोड़ता था। जो भी सामने आया सबका गर्दन उड़ाते जाता एकदम, चाहे वो बच्चा हो, है ना, चाहे वो महिला हो, कोई भी, सबको उड़ाते हुए, किसी को नहीं छोड़ता था। इवन पालतू पशु तक को नहीं छोड़ता था। कुत्ता मिल गया, कुत्ता को मार दिया, बिल्ली मिल गया, बिल्ली को मार दिया। आप समझ रहे कितना क्रूर शासक था, बड़ा खतरनाक शासक था। जो मिलता था उसी को, है ना, पकड़ के गर्दन उड़ा देता था। गर्दन उड़ा उड़ा के वो मीनार बना देता था, है ना। बोलता था कि
एकदम ऊंचा, क्या चीज़ का मीनार बना है? तो गर्दन का मीनार बना। तो आप समझ सकते कितना खूंखार शासक था। जब वो किसी अभियान पर जाता था, रात वात में जंगल वगल में सोता था, बगल में आग वाग जलता था, आग का चिंगारी उसके शरीर पे पड़ रहा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आराम से सोया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप समझ सकते चंगेज़ खान का इतना ज़्यादा खौफ। अच्छा, साथ ही साथ वो जिस भी क्षेत्र में जहाँ पे जीतता था, वहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत बलात्कार करता था। तो बहुत सारा बच्चा पैदा किया वो, ऐसा भी मिलता है हम लोग को कहानी। और साथ ही साथ चंगेज़ खान, आप चंगेज़ खान के मरने के बाद चंगेज़ खान को कहाँ पे कब्र में दफनाया गया वो कोई नहीं जान पाया। ये एक आप कह सकते हैं ये रहस्य ही रह गया, क्योंकि जिसने दफनाया था उसको भी मार दिया गया, उसके पीछे जितने सेना थे उसको भी मार दिया गया, उसको प्रोटेक्ट कर रहे जो सेना था उसको भी मार दिया गया, मतलब कोई बचा ही नहीं। और साथ ही साथ चंगेज़ खान का खौफ इतना ज़्यादा था, आप इससे इमेजिन करिए कि उसके मरने के 10 साल तक किसी ने बगावत नहीं किया था। ये था कि मतलब कि चंगेज़ खान फिर से कहीं कब्र से ही उठ के नहीं आ जाए, कहीं से नहीं टपक जाए, तो इतना खौफ था चंगेज़ खान। ये खूंखार शासक है ना, ये पीछे पड़ गया था मंगवर्णी के पीछे। जलालुद्दीन मंगवर्णी ईरान का शासक था, और मंगवर्णी से इल्तुतमिश का अच्छा दोस्ती था। तो मंगवर्णी के जब पीछे पड़ गया तो मंगवर्णी को लगा कि अब हम किसी भी कोना में छिपेंगे तो ये हमको तो मार ही देगा ढूंढ के। तो एक काम करते हैं, इंडिया में, भारत में जाते हैं, और भारत में मेरा दोस्त है इल्तुतमिश, उसका सहारा लेंगे। तो गया, भाग के आया इंडिया। इंडिया में खबर भिजवाई इल्तुतमिश को कि हम तुम्हारा हेल्प का ज़रूरत है। इल्तुतमिश बोला बिल्कुल, एक दोस्त दूसरे दोस्त का काम नहीं आएगा तो फिर दोस्त क्या। तो वो मित्रवत धर्म समझाना शुरू कर दिया, नैतिकता वाला बात करना शुरू कर दिया। इल्तुतमिश बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बिल्कुल हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुमको चिंता नहीं कर रहा, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन कौन है बताओ, नाम बताओ उसका, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? बोले चंगेज़ खान पड़ा। इल्तुतमिश बोला तुम कौन? बोले तुम कौन, हम तुमको पहचानते नहीं हैं। बोले अभी तो बड़ा बड़ा तुम बात कर रहा था कि नैतिकता वाला और मित्रवत धर्म वाला। बोले वो सब कहने वाली बात है, वो सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल में व्यवहार में सब होता नहीं है, हम तुमको पहचानते नहीं है, तुम निकल ले यहाँ से। तू नहीं निकलेगा, तुमको सेना से धक्का मार के निकलवाएंगे, तो तुम निकल यहाँ से जल्दी से। क्योंकि उसको पता था इल्तुतमिश को, अगर चंगेज़ खान यहाँ आ गया तो अभी इल्तुतमिश तैयार नहीं था चंगेज़ खान से लड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं थे। वो कुचल देता, बहुत कम समय में कुचल देता। चंगेज़ खान को कुछ समय नहीं लगता कुचलने में, और ये बात पता था इल्तुतमिश को। यहाँ पे वो जोश में होश नहीं खोया, और उसने चालाकी से काम लिया और मंगवर्णी को बाहर कर दिया। तो बोला जाता है कि मंगोल का सेना एकदम इंडिया का बॉर्डर, पश्चिमी बॉर्डर को टच करते हुए निकला था। अगर वो इंडिया में घुस जाता और दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि इतिहास में इस चीज़ का जगह नहीं है, ये होता तो वो होता, ऐसा होता तो वैसा होता, इस चीज़ का जगह इतिहास में नहीं होता। लेकिन ये बात सच है कि अगर मंगोल का यहाँ पे सत्ता होता तो इतिहास सच में कुछ और होता। तो ये कहानी था चंगेज़ खान का, जो कि भारत में उसको एंट्री नहीं मिला, और कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि चालाकी था इल्तुतमिश का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।